नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ मेड सिंपल, जहां हम कानून को सरल भाषा में समझाते हैं। आज का विषय है भारत में भरण पोषण का दावा कैसे करें पत्नी, माता पिता और बच्चों के लिए। मेंटेनेंस यानी भरण पोषण एक कानूनी अधिकार है जो निर्भर व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा देता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेंटेनेंस किसे मिल सकता है, कैसे दावा किया जाता है और क्या कानून सिर्फ महिलाओं का पक्ष लेता है। हम बीएनएसएस 2023, एचएमए 1955 और अन्य कानूनों की धाराओं को उदाहरणों के साथ समझेंगे। हर स्लाइड में 7 छोटे बिंदु होंगे ताकि विषय स्पष्ट और यादगार रहे। हम पत्नी की आय, पति की बेरोजगारी, बच्चों की कस्टडी और दुरुपयोग जैसे पहलुओं को भी कवर करेंगे। यह जानकारी सभी धर्मों और वर्गों के लिए उपयोगी है। अगर आप कानून को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। लॉ मेड सिंपल का उद्देश्य है हर नागरिक को कानूनी सशक्तिकरण देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम शुरू करते हैं आज का विषय। पहली स्लाइड है भरण पोषण क्या होता है। चलिए जानते हैं मेंटेनेंस का मूल अर्थ। अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। भरण पोषण क्या होता है। भरण पोषण का मतलब है जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता। यह उन लोगों को दी जाती है जो खुद अपना खर्च नहीं उठा सकते, जैसे पत्नी, नाबालिग बच्चे या असहाय माता पिता। बीएनएसएस 2023 की धारा 144 इस अधिकार को कानूनी रूप देती है। एचएमए 1955 की धारा 24 और 25 में भी इसका उल्लेख है। मेंटेनेंस का उद्देश्य है सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना। यह सिर्फ तलाकशुदा पत्नी के लिए नहीं, बल्कि साथ रह रही पत्नी के लिए भी लागू होता है। बच्चे चाहे वैध हो या अवैध, अगर नाबालिग हैं तो उन्हें भी अधिकार है। माता पिता अगर असहाय हैं तो वे भी दावा कर सकते हैं। यह कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है। भरण पोषण सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न्याय और समानता की दिशा में एक कदम है। अब समझते हैं कि इसका दावा कैसे किया जाता है। अगली स्लाइड है भरण पोषण कैसे दावा करें। चलिए जानते हैं आवेदन की प्रक्रिया। मेंटेनेंस का दावा मजिस्ट्रेट कोर्ट में किया जाता है। इसके लिए एक आवेदन पत्र दाखिल करना होता है। आवेदन में आय, खर्च और निर्भरता का विवरण देना जरूरी है। कोर्ट आमतौर पर 60 दिनों में अंतरिम आदेश देता है। शादी का प्रमाण पत्र, बच्चों की जानकारी और खर्च के दस्तावेज लगाना आवश्यक है। बीएनएसएस 2023 की धारा 144 इस प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। एचएमए 1955 की धारा 24 और 25 भी लागू होती हैं। रजनेश वी नेहा केस में सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया है। कोर्ट दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति को देखकर निर्णय करता है। अगर पत्नी या माता पिता असहाय हैं तो उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। बच्चों के मामले में उनकी उम्र और जरूरतें देखी जाती हैं। कोर्ट निष्पक्षता से फैसला करता है। अब जानते हैं कि मेंटेनेंस का दावा कौन कौन कर सकता है। अगली स्लाइड है कौन कौन दावा कर सकता है। चलिए समझते हैं पात्रता की सूची। मेंटेनेंस का दावा सिर्फ पत्नी ही नहीं, कई अन्य लोग भी कर सकते हैं। तलाकशुदा पत्नी को भी भरण पोषण का अधिकार है। नाबालिग बच्चे चाहे वैध हों या अवैध मेंटेनेंस के पात्र हैं। मानसिक रूप से अक्षम बच्चे भी इस दायरे में आते हैं। माता पिता अगर असहाय हैं तो वे भी दावा कर सकते हैं। मुस्लिम विमेन एक्ट 1986 में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात की गई है। बीएनएसएस 2023 सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है। एचएमए 1955 की धारा 24 और 25 में पत्नी और बच्चों के अधिकार स्पष्ट हैं। मेंटेनेंस का उद्देश्य है निर्भर व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन देना। कोर्ट पात्रता के आधार पर निर्णय करता है। अब जानते हैं कि क्या सिर्फ पति को मेंटेनेंस देना होता है। अगली स्लाइड है क्या सिर्फ पति देगा मेंटेनेंस। चलिए समझते हैं जिम्मेदारी का पक्ष। अक्सर यह माना जाता है कि मेंटेनेंस देना सिर्फ पति की जिम्मेदारी है।
लेकिन कानून कहता है कि पत्नी भी मेंटेनेंस दे सकती है अगर पति असहाय हो। एचएमए 1955 की धारा 24 इस बात को स्पष्ट करती है। मेंटेनेंस का उद्देश्य है जरूरतमंद को सहायता देना, न कि सिर्फ पुरुष को दंडित करना। अगर पत्नी की आय ज्यादा है तो पति को राहत मिल सकती है। कोर्ट दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति को देखता है। सुनीता कछवाहा वी अनिल कछवाहा केस में यही सिद्धांत लागू हुआ था। मेंटेनेंस का दावा दोनों पक्ष कर सकते हैं। यह कानून समानता और न्याय पर आधारित है। कोर्ट निष्पक्षता से फैसला करता है। अब जानते हैं कि अगर पत्नी की आय ज्यादा हो तो क्या होता है। अगली स्लाइड है पत्नी की आय ज्यादा हो तो। चलिए समझते हैं आय के प्रभाव को। अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। आइए देखें पत्नी की आय ज्यादा हो तो। अगर पत्नी की आय पति से ज्यादा है तो मेंटेनेंस का दावा कमजोर हो सकता है। कोर्ट दोनों की आय और खर्चों की तुलना करता है। एचएमए 1955 की धारा 25 इस पर लागू होती है। मेंटेनेंस का उद्देश्य है जरूरतों की पूर्ति, न कि लाभ देना। कल्याण दे चौधरी वी रीता दे केस में कोर्ट ने यही कहा। अगर पत्नी आर्थिक रूप से सक्षम है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। कोर्ट यह भी देखता है कि पति की आय कितनी है। अगर पति बेरोजगार है तो स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन जानबूझकर बेरोजगारी को बहाना नहीं माना जाएगा। मेंटेनेंस का निर्णय संतुलन और न्याय पर आधारित होता है। अब जानते हैं कि अगर कोई मेंटेनेंस नहीं देता तो क्या होता है। अगली स्लाइड है भुगतान न करने के परिणाम। चलिए समझते हैं इसके कानूनी प्रभाव। अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। आइए देखें भुगतान न करने के परिणाम। अगर कोर्ट ने मेंटेनेंस का आदेश दिया है और उसका पालन नहीं होता तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कोर्ट गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है। बकाया राशि की वसूली की जा सकती है। संपत्ति कुर्क की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बीएनएसएस 2023 की धारा 144 इस पर लागू होती है। शमीमा फारूदी वी शाहिद खान केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। मेंटेनेंस का भुगतान समय पर करना जरूरी है। कोर्ट आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेता है। अगर जानबूझकर भुगतान नहीं किया गया तो सजा भी हो सकती है। मेंटेनेंस का उद्देश्य है निर्भर व्यक्ति को सुरक्षा देना। अब जानते हैं कि क्या कानून सिर्फ महिलाओं का पक्ष लेता है। अगली स्लाइड है क्या कानून महिलाओं का पक्षधर है। चलिए समझते हैं न्याय का संतुलन। अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। आइए देखें क्या कानून महिलाओं का पक्षधर है। कई बार यह सवाल उठता है कि क्या मेंटेनेंस कानून सिर्फ महिलाओं का पक्ष लेता है। असल में यह कानून सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए बनाया गया है। मुस्लिम विमेन एक्ट 1986 महिलाओं को तलाक के बाद सुरक्षा देता है। बीएनएसएस 2023 सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है। डानियल लातीफी वी यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के अधिकारों को मान्यता दी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पुरुषों के अधिकार कम हैं। कोर्ट दोनों पक्षों की स्थिति को देखकर निर्णय करता है। मेंटेनेंस का उद्देश्य है जरूरतमंद को सहायता देना। न्याय का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अब जानते हैं कि अगर पति बेरोजगार हो तो क्या होता है। अगली स्लाइड है पति बेरोजगार हो तो। चलिए समझते हैं बेरोजगारी के प्रभाव। अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। आइए देखें पति बेरोजगार हो तो। अगर पति बेरोजगार है तो कोर्ट उसकी योग्यता और पिछले रोजगार को देखता है। मेंटेनेंस से पूरी तरह छूट नहीं मिलती। एचएमए 1955 की धारा 25 इस पर लागू होती है। मनीष जैन वी आकांक्षा जैन केस में कोर्ट ने कहा कि जानबूझकर बेरोजगारी को बहाना नहीं माना जाएगा। अगर पति योग्य है तो उसे काम करने की अपेक्षा की जाती है। कोर्ट यह भी देखता है कि बेरोजगारी अस्थायी है या स्थायी। अगर आय नहीं है तो मेंटेनेंस की राशि कम हो सकती है, लेकिन पूरी छूट नहीं दी जाती। मेंटेनेंस का उद्देश्य है जरूरतों की पूर्ति।
अब जानते हैं कि मेंटेनेंस का दुरुपयोग कैसे होता है। अगली स्लाइड है भरण पोषण का दुरुपयोग। कई बार मेंटेनेंस का दुरुपयोग भी होता है, जैसे पत्नी अपनी आय छुपा लेती है या झूठे दावे करती है कि वह असहाय है। बीएनएसएस 2023 में कोर्ट को जांच का अधिकार दिया गया है। रजनेश वी नेहा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों की आय का खुलासा जरूरी है। अगर दावा झूठा हो तो केस खारिज हो सकता है। कोर्ट निष्पक्षता से फैसला करता है। मेंटेनेंस का उद्देश्य है जरूरतमंद को सहायता देना, न कि दुरुपयोग करना। गलत दावा करने पर सजा भी हो सकती है। अब जानते हैं कि पति के पास क्या उपाय हैं। अगली स्लाइड है पति के पास क्या उपाय। अगर पत्नी मेंटेनेंस का झूठा दावा करती है तो पति कोर्ट में सबूत पेश कर सकता है। एचएमए 1955 की धारा 25 के तहत जवाब दाखिल करना चाहिए। कल्याण दे चौधरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आय का सही विवरण देना जरूरी है। पति पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर सकता है। कोर्ट से राहत पाने के लिए दस्तावेज और सबूत जरूरी हैं। अगर पत्नी की आय छुपाई गई है तो कोर्ट उसे ध्यान में रखता है। मेंटेनेंस का निर्णय संतुलन और न्याय पर आधारित होता है। गलत आरोपों का खंडन करना जरूरी है। अब जानते हैं कि अगर पत्नी साथ नहीं रहना चाहती तो क्या होता है। अगली स्लाइड है पत्नी साथ नहीं रहना चाहती। चलिए समझते हैं विवाहेतर संबंध के प्रभाव। अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। आइए देखें पत्नी साथ नहीं रहना चाहती। अगर पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती तो मेंटेनेंस का दावा जटिल हो सकता है। अगर वह जानबूझकर अलग रह रही है तो कोर्ट उसकी मंशा की जांच करता है। एचएमए 1955 की धारा 25 में नैतिकता और आचरण का मूल्यांकन जरूरी है। अगर पत्नी विवाहेतर संबंध में है तो मेंटेनेंस से इनकार संभव है। बिपिन चंद्र वी प्रभावती केस में कोर्ट ने कहा कि गलत मंशा पर राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट यह देखता है कि पत्नी क्यों अलग रहना चाहती है। अगर कारण वैध है तो मेंटेनेंस मिल सकता है, लेकिन अगर उद्देश्य सिर्फ लाभ लेना है तो कोर्ट रोक लगा सकता है। पति को सबूत देने की जरूरत होती है। मेंटेनेंस का उद्देश्य है जरूरतमंद को सहायता देना, न कि दुरुपयोग करना। अब जानते हैं कि बच्चों की कस्टडी किसे मिलती है। अगली स्लाइड है बच्चों की कस्टडी कौन लेगा। बच्चों की कस्टडी का निर्णय कोर्ट करता है और इसमें बच्चे की भलाई सर्वोपरि होती है। मां को प्राथमिक अधिकार मिलता है, खासकर अगर बच्चा छोटा है। पिता भी कस्टडी का दावा कर सकता है अगर वह सक्षम है। गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 इस विषय को नियंत्रित करता है। गौरव नागपाल वी सुमेधा नागपाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे की मानसिक और शारीरिक भलाई सबसे जरूरी है। कोर्ट देखता है कि कौन बेहतर देखभाल कर सकता है। आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और भावनात्मक जुड़ाव को ध्यान में रखा जाता है। अगर बच्चा बड़ा है तो उसकी राय भी ली जाती है। कस्टडी का निर्णय सिर्फ माता पिता की इच्छा पर नहीं होता। मेंटेनेंस और कस्टडी दो अलग अलग कानूनी विषय हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन से कानून और धाराएं लागू होती हैं। अगली स्लाइड है मुख्य कानून और धाराएं। भरण पोषण से जुड़े कई कानून हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में लागू होते हैं। बीएनएसएस 2023 की धारा 144 मेंटेनेंस के लिए मुख्य आधार है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 24 और 25 में पति पत्नी के अधिकार दिए गए हैं। मुस्लिम विमेन एक्ट 1986 तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा देता है। गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 बच्चों की कस्टडी से संबंधित है। रजनेश वी नेहा केस में मेंटेनेंस की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। शमीमा फारूदी वी शाहिद खान केस में आदेश की अवहेलना पर सख्त रुख लिया गया। कल्याण दे चौधरी वी रीता दे केस में आय और खर्च का संतुलन बताया गया। इन कानूनों का उद्देश्य है न्याय, सुरक्षा और संतुलन देना। मेंटेनेंस का दावा करते समय इन धाराओं को समझना जरूरी है। अब हम अंतिम स्लाइड की ओर बढ़ते हैं।
अगली स्लाइड है अंत और लॉ मेड सिंपल का संदेश। आपने जाना कि मेंटेनेंस क्या होता है, कैसे दावा किया जाता है और कौन पात्र होता है। हमने देखा कि कानून सिर्फ महिलाओं का पक्ष नहीं लेता, बल्कि न्याय का संतुलन बनाए रखता है। पति की बेरोजगारी, पत्नी की आय, बच्चों की कस्टडी और दुरुपयोग जैसे पहलुओं को भी समझा। हमने बीएनएसएस 2023, एचएमए 1955, मुस्लिम विमेन एक्ट और गार्डियंस एक्ट की धाराओं को जाना। लॉ मेड सिंपल का उद्देश्य है हर नागरिक को कानून की जानकारी देना, वो भी आसान भाषा में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुझाव और सवालों का स्वागत है, कमेंट में जरूर लिखें। हम हर सप्ताह नए विषयों पर वीडियो लाते हैं। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। लॉ मेड सिंपल, कानून अब सबके लिए आसान। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। अब हम इस विषय का समापन करते हैं। अगली बार मिलेंगे एक नए कानून विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लॉ मेड सिंपल, आपका कानूनी साथी।